हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैभव। और मैं आप सबके लिए आज एक कोर्स लेके आया हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कोई टिप दे दो, कोई स्टॉक की एडवाइस दे दो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, या ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि वो एडवाइस ना देते हुए मैं आपके लिए एक शॉर्ट में कोर्स लेके आया हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ये है कि आप कोई भी छोटा प्राइस वाला स्टॉक चल रहा है उसको खरीद लो, वो आज नहीं तो कल ऊपर ही जाएगा। ऐसा होता है, बट बहुत से केसेस में क्या होता है, रिवर्स होता है। तो उसके लिए भी एनालिसिस करना पड़ता है। उसके भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। वो सब मैं शॉर्ट में बहुत ही ये 3 या 4 लेक्चर में ये सब आपको सिखा दूंगा कि आप एक बार भी अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको समझ जाएगा कि लॉन्ग टर्म एक्चुअल होता क्या है, उसको कैसे वर्क करता है। ओके। तो इसमें कोई एडवाइस लेके नहीं बड़ा बन सकता है। ये तो रिकॉर्ड है, एडवाइस लॉन्ग टर्म में लो, शॉर्ट टर्म में लो, इंटरडे में लो, किधर भी लो, आप एडवाइस लेके कुछ बड़ा नहीं बनोगे। आप खुद से अगर इन्वेस्टमेंट या इंटरडे कुछ भी सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये भी बहुत शॉर्ट वीडियो है। ये मैं इसमें आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रो बताने वाला हूँ कि आगे जाके 2-3 जो हमारे लेक्चर्स आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए उसमें क्या क्या होने वाला है। ओके। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 टाइप्स होते हैं। उसमें एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ओके। और लार्ज कैप क्या होता है? जिसका कैपिटलाइजेशन, कोई भी कंपनी का शेयर ले लो, उसका कैपिटलाइजेशन अगर 10,000 करोड़ तक रहा और उससे ज्यादा रहा तो वो लार्ज कैप में आता है। ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे वो कौन से रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो रिलायंस रिलायंस है अपना। रिलायंस के बाद अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये क्या है, ये लार्ज कैप में आते हैं स्टॉक। ओके। और उसके बाद हम देखेंगे मिड कैप। मिड कैप क्या होता है? मिड कैप क्या होता है? 200 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में, ये दोनों के बीच में जो स्टॉक आते हैं वो होते हैं मिड कैप स्टॉक। तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल उसमें कौन से उसमें भारत फॉग है अपना, जिंदल स्टील है, ये सब मिड कैप के एग्जाम्पल है। ओके। और उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है, कम, 2,000 से कम जिसमें रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो होता है स्मॉल कैप में। ओके। तो ये हम लोग के एक एज के तौर पे देखेंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्ट करना है तो अगर आपकी एज अगर लार्ज कैप में है तो आपकी एज अगर 30 से 50 में है तो आप लार्ज कैप में कर लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दी रहता है और 100% चांसेस रहते हैं कि आपको आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये लार्ज कैप में आता है क्योंकि इसका कैपिटलाइजेशन बहुत है ना, तो इसके वजह से ये लार्ज कैप में आता है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 30 से 50 एज वाले लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में किनको इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप में मिडल के लोगों को, मतलब कैसे कि हम 30 से 40 जिनके पास और थोड़ा टाइम है, ओके, उनके लिए ये मिड कैप वाला स्टॉक रहता है। ओके। और उसके बाद है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में किनको स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए? ये 20 से 40 एज में जो लोग हैं, मतलब उनके पास बहुत टाइम है रिस्क लेने के लिए। अगर ये स्टॉक बढ़ गया तो बहुत ऊपर तक जाएगा। मतलब अभी इनका टू हंड्रेड करोड़, टू टू 2,200 करोड़ कैपिटलाइजेशन है। तो ये आगे चल के और आगे जाएगा। तो इसलिए हम लोग रिस्क ले सकते हैं अभी। तो इसमें 20 से 40 एज वाले लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आपको थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आता है और थ्योरी बहुत बोरिंग है। जो प्रैक्टिकल होता है वही बताऊंगा। बट एक 2-3 ये जो स्लाइड्स है वो समझना आपको जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है, इसलिए मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके। तो नेक्स्ट आता है रिस्क बेस। रिस्क बेस में क्या होता है? रिस्क बेस में होता है कि ब्लू चिप। ब्लू चिप माने कि लेस वोलाटाइल। ओके। ब्लू चिप में यानी लेस वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जो ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं जैसे कि रिलायंस हो गया अपना, एल हो गया, ये क्या है, ये ब्लू चिप स्टॉक है। मतलब क्या होता है, इनमें इनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। मतलब वोलाटाइल जो इंट्राडे में जो डेली वोलाटिलिटी होती है मार्केट की, वो इनमें बहुत कम होती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसको ब्लू चिप बोला जाता है। ओके। रिलायंस हो गया, एल हो गया अपना, ये क्या है, ये ब्लू चिप में। ओके। और क्या होता है उसके बाद, क्या है, हायर बीटा। हायर बीटा यानी क्या होता है कि मोर वोलाटाइल। इसमें क्या आता है कि स्टॉक जो रहते हैं वो बहुत वोलाटाइल रहते हैं। इंट्राडे में हमारे जो इंट्राडे हम करते हैं डेली में, उसमें क्या होता है, वो स्टॉक 2% ऊपर जा रहा है, 3% नीचे आ रहा है। कल कल अगर खुल गया तो गैप अप खुल रहा है 2%, फिर अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है 2%, 3%। ये जो रहता है ये क्या होता है, ये हायर बीटा रहता है। मतलब एक रहता है ब्लू चिप और एक रहता है हायर बीटा।
तो ये क्या होता है, ये रिस्क बेस में आते हैं। हम लोग इसको डीप में बाद में देखेंगे कि ये बीटा क्या होता है, इसको कैसे एनालाइज करना पड़ता है, ये जो कंसेप्ट है हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं। ओके, तो इसके बाद आता है प्राइस स्टैंडर्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, एक प्राइस स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्या होता है, साइक्लिक स्टॉक रहते हैं और एक डिफेंसिव स्टॉक रहते हैं। मतलब क्या है इसका, अगर हमारा इंडिया का इकोनॉमी अगर कुछ हो गया, समझो क्राइसिस आ गया, तो उसके ऊपर स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर रहते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उन पे क्या इफेक्ट गिरेगा। अब जैसे कि कोरोना का सिचुएशन आ गया, तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में क्या हो गया, बैंकिंग सेक्टर फॉल हो गया, अच्छा खासा फॉल हो गया। उसमें क्या है, ये साइक्लिक स्टॉक, जो जो साइक्लिक है, मतलब इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं साइक्लिक स्टॉक। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया अपना, ये क्या है, ये इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा करके। ओके, और दूसरा क्या होता है, डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक यानी क्या होता है, जो इकोनॉमी को उतना डिफेंड नहीं करता है, मतलब हैमर होता है बट उतना हैमर नहीं होता है अगर इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया तो। जैसे कि लोग खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे, ऐसे ऐसा देखे जाए तो एफएमसीजी सेक्टर ये डिफेंसिव स्टॉक में। मतलब क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ क्राइसिस नहीं होता है, एक स्मॉल अमाउंट में थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है, फिर अगेन अच्छा चलता है, इसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। ओके, तो उसके बाद हम एनालिसिस करने वाले हैं, मैं जो कि आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ, जो थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, जो प्रैक्टिकली है मार्केट में क्या एनालिसिस करना पड़ता है वही आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये हो गया, पहला आपने करना है इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ये कहाँ से करना है, इसकी कौन सी वेबसाइट है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, वो कहाँ कहाँ से देखना पड़ता है, कौन सी सेक्टर अभी अप चल रहा है, कौन सा डाउन चल रहा है, ये सब मैं आपको इंडस्ट्री एनालिसिस में सिखाने वाला हूँ। और इसकी वेबसाइट्स भी देने वाला हूँ कि आपको कहाँ से सब चेक करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल आपको कहाँ से देखना पड़ता है कंपनी का, कंपनी की वेबसाइट कहाँ से देखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छी है क्या नहीं, ये सब मैं आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस में बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि जो अब हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसके बाद वो कंपनी का रिपोर्ट कैसा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उसका उसके अंदर क्या रहता है, पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, मतलब ये पढ़ना कैसे है। बहुत इजी है ये, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ये कि इसको पढ़ना कैसे। लोगों को क्या लगता है ये सब सीए वगैरह लोग ही कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। दो तीन टर्म्स है क्योंकि हम लोगों ने अभी देखी नहीं, इसलिए हम लोग को हार्ड लगता है, मतलब बहुत ईजी है। मैं आपको ये आगे चल के बताने वाला हूँ ये सब टर्म्स। उसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल रेशियो बताने वाला हूँ, मतलब ये जो रेशियो रहते हैं, ये रेशियो हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है एक दूसरे स्टॉक से। जिस स्टॉक का रेशियो अच्छा रहा हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो। ये हो गया एनालिसिस, ये एनालिसिस का पार्ट है। ये टोटल मैं आपको आगे जाके ये जो लेक्चर आएगा इसमें कंपेयर करके सब करके बताऊंगा, तब आपको पूरा डीप में समझ में आएगा। ओके, तो ये सब हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग अभी यहाँ पे रुकते हैं और आगे जब लेक्चर आएगा तो मैं आपको वन टू वन सब बताऊंगा। ओके, थैंक यू।